गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बेसिक आपके वन लाइनर हैं उनको कवर करेंगे। क्योंकि विज्ञान के आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट हुआ है, तो इसी के जो है चलते हमने सोचा ये दो वीडियो में आपका जो बेसिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो वन लाइनर है तो उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाए। तब फिर एनसीईआरटी जो है सार संग्रह का जो आपका वन लाइनर वो आपका हिस्ट्री शुरू किया जाए। तो इसी के चलते चूंकि दो वीडियो में ये कवर हो जाएगा और बेसिक ही बताना है। बाकी जो क्वेश्चन आपके विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से बनते हैं वो तो आपके करंट के बनते हैं, लेकिन वो बाद में करवा दिया जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो आपके बेसिक क्वेश्चन है इसके केंद्र को देख लेते हैं कि इसके टेक्नोलॉजी के केंद्र कहाँ कहाँ हैं, और इससे जो क्वेश्चन बेसिक बनते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी है या और कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट ठीक ठाक किया करें दोस्तों। हम आप लोगों के लिए सोच रहे हैं कि कुछ कार्य कर लें जिससे आपके सिलेक्शन में यदि हमारी थोड़ी सी भी भूमिका रहेगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास शाम 3 बजे कॉलेज से आता हूँ, हमारे पास बहुत समय रहता है 2-3 घंटे का। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ और एथेंटिक मटेरियल का बुक का जो है आपको मटेरियल दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसको जो है श्रवण करें और वॉच करें, और वॉच करने के साथ साथ आप आगे के एग्जामों में जो अपकमिंग आने वाले हैं लाइक चाहे ARO हो या UPP हो या UPPCS हो या स्टेट PCS हो या SSC हो, ये सभी के लिए जहां भी GS पूछा जाता है दोस्तों सभी के लिए महत्वपूर्ण जो है ये आपकी जो है वीडियो है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो वन लाइनर आपके बेसिक हैं उनको देखते हैं। चूँकि बेसिक से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं और 2 वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करंट से आते हैं, तो चूँकि करंट हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो हम लोग देखते हैं, और पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आनुवांशिक रोगों की पूर्व जो सूचना है, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की जो तकनीकी है वो दोस्तों क्या कहलाती है, तो उससे कहते हैं जेनेटिक प्रौद्योगिकी। जेनेटिक प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की जो तकनीक है उसे जेनेटिक प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ, तो जीनोम का जो संपूर्ण ज्ञान है दोस्तों वो एराबिडाप्सिस नामक एक पौधा है और उससे सबसे पहले जीनोम का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों DNA तथा फिंगर प्रिंट्स जो है किया जाता है, यानी DNA कराया जाता है और दूसरा चीज फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से पैतृकता सिद्ध की जाती है कि आप किस पैतृक से फला पैतृक से आप रिलेटेड हैं कि नहीं। तो इसके लिए दोस्तों DNA टेस्ट कराया जाता है और फिंगर प्रिंटिंग्स। अगला पॉइंट कह रहा है कि गुणसूत्र जो है ये DNA एवं हिस्टोन जो है यानी गुणसूत्र DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। गुणसूत्र किससे निर्मित होता है, तो DNA तथा हिस्टोन जो है ये प्रोटीन से निर्मित होता है। ये दोस्तों पैतृकता जो DNA और फिंगरप्रिंट से कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और अगला जो आपका पॉइंट है वो कह रहा है DNA परीक्षण, यानी जो DNA टेस्ट होता है कि तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई। तो DNA टेस्ट की जो तकनीक है दोस्तों ये डॉक्टर एलेक्स जेफ्रीज के द्वारा जो है ये तकनीकी विकसित की गई। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क जो है वर्म का विकास किया था, तो ये दोस्तों विकास किया था प्रोफेसर गोपीनाथन ने। प्रोफेसर गोपीनाथन ने सबसे पहले ये भारत के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ट्रांसजेनिक
सिल्क वर्म का जो है विकास किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2,4-D किसका उदाहरण, दोस्तों बहुत बार ये पूछा गया है 2,4-D, तो ये दोस्तों खरपतवार नाशी का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बायोचिप, बायोचिप में क्या होता है दोस्तों, तो बायोचिप में RNA, DNA तथा प्रोटीन होता है। RNA, DNA और प्रोटीन ये किसमें होता है, बायोचिप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जो है जनक माना जाता है, पिता माना जाता है, तो वो वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को दोस्तों ये प्रतिरक्षा विज्ञान का जो है पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान है जो DNA फिंगर प्रिंटिंग जैव विकास तकनीकी से संबंधित है, तो ये दोस्तों है सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र जो कि हैदराबाद में स्थित है, यानी सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद में है। ये पूछ सकता है कि ये केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, दोस्तों कई बार पूछा गया है, और तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गर्मा द्वितीय नामक एक क्लोन जो कि भैंस विकसित की गई, यानी क्लोन के माध्यम से एक भैंस विकसित की गई। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक यानी माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाती है, वो दोस्तों क्लोन, उसे क्लोन का नाम दिया गया है और वो क्लोन कहलाती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अवनियंत्रित जो प्रथम जीवित जीव है वह कौन सा है, तो वो दोस्तों सबसे पहले डाली नामक जीव की उत्पत्ति की गई थी, यानी मनुष्य द्वारा जो निर्मित बनवाया गया आनुवांशिक रूप से अवनियंत्रित प्रथम जीवित जो जीव था वो डाली था। अगला पॉइंट कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो ये दोस्तों है UTX जीन्स। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व स्तर के प्रोग्राम जो हैं जैसे मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, तो मानव जीनोम परियोजना का जो उद्देश्य है वो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान करना और मानचित्रण करना, यानी उनकी मैपिंग करना। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रखनली द्वारा जो शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है, तो प्रखनली में जो शिशु का निषेचन होता है वो दोस्तों माता के शरीर के बाहर किया जाता है, यानी माता के शरीर के बाहर जो है निषेचन किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह बच्चा जिसमें DNA का अधिकांश भाग उसकी माता एवं पिता से है तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो 3 पेरेंट्स बेबी के नाम से जाना जाता है, 3 पेरेंट्स बेबी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को सुजन निकी का जनक कहा जाता है, तो ये दोस्तों वैज्ञानिक है फ्रांसीसी गाल्टन को सुजन निकी का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना के द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार दोस्तों 1953 में प्रस्तुत किया था। 2 वैज्ञानिक थे, एक तो जेम्स डी वाटसन और दूसरे थे फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों लोगों ने मिलकर डीएनए की संरचना के द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार यानी द्विहेलिक्स संरचना का विकास किया। 2 लोग मिलकर के इसका नाम रखा गया और पहली बार ये 1953 में प्रस्तुत किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन से क्या तात्पर्य है, तो जीनो ट्रांसप्लांट जो है टेशन से तात्पर्य है कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण करना, यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण करना ही जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी से बैगन की एक नई किस्म जिसे बीटी बैगन
का नाम दिया गया है, ये विकसित की गई और जिसका लक्ष्य है कि इसे नाशक जीव शह बनाना, यानी नाशक जीव शह बनाना ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी से किया गया है और ये बैगन की एक नई किस्म है जिसे बीटी बैगन के नाम से विकसित किया गया है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी का जो विकास है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना दोस्तों ये किया गया 1986 में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में दोस्तों पेंटोज नामक शर्करा पाई जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानवों की पहचान, यानी मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों डीएनए या अंगुली छापन, जिसे फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। डीएनए और अंगुली छापन है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बीटी बैगन महिको जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैगन विकसित किया गया है, यानी बीटी बैगन महिको का जो आविष्कार ये किया गया है मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, दोस्तों बहुत बार ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है, यानी हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है और एक कॉलोनी पत्ररक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इसका आविष्कार किया गया है, यानी हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी के तहत एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है जो कि एक कॉलोनी रक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए दोस्तों किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये आपके गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं टेरी दोस्तों कई बार पूछा गया है कि टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूदी जो कि फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। टेरी ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि टेरी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है और ये पूछा भी गया है। अगला पॉइंट कर रहा है कि सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सुपर राइस दोस्तों विकसित किया गया है डॉक्टर GS खुश के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में कार्यरत है। ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मनीला में स्थित है और यहीं पर ये डॉक्टर GS खुश कार्यरत है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है बीटी कपास के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है? यानी बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा छोटा जो सूक्ष्म जीव है वो संबंधित है? तो वो संबंधित है दोस्तों बैसिलस यूरिजेनेसिस नामक जो है जीवाणु से। तो ये अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि नई दिल्ली में स्थित है प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया। ये भारत की बात हो रही है दोस्तों, यानी 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपालन के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पूछ सकता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके दिल्ली में और पहली बार सफल जो हृदय प्रत्यारोपण परीक्षण किया गया कब? 3 अगस्त 1994। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट आपका है, कह रहा है कि कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है शारीरिक व आनुवांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में, यानी शारीरिक रूप से और आनुवांशिक रूप से जो क्लोन जीव तैयार किए जाते हैं उसमें कायिक कोशिका
न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी जीव की उसकी पहचान जो कि शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की जो तकनीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में है, देश के पहले स्टेम सेल तकनीकी और पुनरुत्पादन औषधीय पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। कब किया गया? 25 नवंबर 2007 को। और इस केंद्र का नाम क्या है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिए कि भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जो जिला है वो एर्नाकुलम है। एर्नाकुलम दोस्तों ये केरल राज्य में पड़ता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बना है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कारपोरेशन जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसके द्वारा किया गया था सबसे पहले भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण। अगला पॉइंट कह रहा है कि परसों से पूर्व एमनियोसेंटिसिस विधि से जो भ्रूण है, भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। यानी परसों से पहले भ्रूण लिंग का जो है ज्ञात किया जाता है, और किसके द्वारा? एमनियोसेंटिसिस विधि से। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। दोस्तों कई बार ये पूछा गया है, केंद्र पूछ लेता है कि कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र दोस्तों ये आपके पूरे जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है वहाँ स्थित है, और ये कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चाहे वनडे हो चाहे आपका जो है प्री मेंस हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है वो दोस्तों कायिक कोशिकाएं के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। अब ये पूछ सकता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ जो है माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चंडीगढ़। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंगुलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है उभारने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है वो क्या कहलाते हैं? तो वो दोस्तों जैव उर्वरक के नाम से उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। कई बार ये केंद्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर आप याद रखिए, कई बार ये पूछे गए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लखनऊ में विश्व का जो है दूसरा तथा एशिया का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया है, और वो उस डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। ये लखनऊ में स्थापित किया गया, विश्व का दूसरा है, ध्यान रखिएगा, और एशिया महाद्वीप का पहला डीएनए बैंक है जो कि आपके लखनऊ में स्थापित किया गया, और उस डीएनए बैंक का नाम है बायोटेक पार्क। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुप्रभाविता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको फाइटोन सिंथेसिस तथा फाइटोन सिजाटुरेज के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि देश में दो प्रमुख उत्तक संवर्धन की जो है पायलट संयंत्र हैं, और ये कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो देश में दो हैं, ध्यान रखिएगा, प्रमुख उत्तक संवर्धन पायलट संयंत्र है, और ये स्थापित किया गया है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में, और दूसरा है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में।
तो एक पुणे में है, दूसरा नई दिल्ली में है, और ये देश के 2 प्रमुख उत्तक संवर्धन पायलट संयंत्र हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अगला हम लोग देखते हैं कि कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य आर्थ्रो और जो है पोड्स को नष्ट करता है। तो ये दोस्तों है वाइकुलो वायरस के द्वारा कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि CRISPR-9 जो कि प्रौद्योगिकी है, ये किस लिए प्रयोग की जाती है? तो ये दोस्तों जीनोम के कुछ भागों को DNA अनुक्रम से निकालने, जोड़ने और बदलने में सक्षम बनाती है। अब आगे हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित वन लाइनर देखते हैं। और जैसे ही वन लाइनर हमारा प्रौद्योगिकी में एक लेक्चर ये है, एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद हम लोग जो है हिस्ट्री शुरू करेंगे NCERT वन लाइनर। इसमें देखते हैं पहला जो है अंतरिक्ष। इसमें क्या पूछ रहा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो आपका पहला पॉइंटर है दोस्तों, कह रहा यूरी गागरिन। जो यूरी गागरिन है ये वर्ष 1961 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले ये पहले यात्री थे। तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने 1961 में मानव द्वारा अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार विभिन्न एग्जामों में। फिर कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान दोस्तों ये लूना द्वीपीय था, जो कि 13 सितंबर 1962 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर अपोलो 11 नामक एक अंतरिक्ष यान था, उसके द्वारा नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाला प्रथम भारतीय जो उपग्रह है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष उपग्रह है उसका नाम दोस्तों आर्यभट्ट है, और ये 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, नासा दोस्तों ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी 19 जुलाई 1958 को। कब की गई पूछा गया है? तो 19 जुलाई 1958 को की गई। और ये जो नासा है ये दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला पॉइंट कर रहा है कि 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो प्रथम मानव निर्मित यान था वो था मार्स तृतीय। ये किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया था सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एक भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है वो दोस्तों 24 घंटे का होता है। अगला पॉइंट है कि तियानवेन फर्स्ट ये मंगल मिशन किस देश से संबंधित है? तो तियानवेन फर्स्ट जो है ये मंगल मिशन है और ये संबंधित है दोस्तों चीन देश से। अगला पॉइंट कह रहा है इसरो की जो मास्टर कंट्रोल सुविधा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों हासन में स्थित है, और हासन कहाँ है? ये कर्नाटक में है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों कल्पना चावला का है, जो कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? नासा के अंतरिक्ष यान का नाम है कैसिनी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय मौसमी उपग्रह मैटसेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारतीय मौसमी उपग्रह मैटसेट को दोस्तों कल्पना फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 12 सितंबर 2002 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वर्ष 1974 को हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण को कौन सा कोट नाम दिया गया है? तो इसको दोस्तों कोट नाम दिया गया है इस्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया है। अगला पॉइंट कर रहा है कि वर्ष 1980 में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश निर्मित, यानी स्वदेश निर्मित का मतलब अपने देश में निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी फर्स्ट का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? तो एक किया गया था SLV थर्ड के द्वारा किया गया था, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला दोस्तों पहला भारतीय है राकेश शर्मा,
जो कि 1984 में गए हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है कई बार विभिन्न एग्जामों में। आगे हम लोग देखते हैं कि पोखरण नाभिकीय जो परीक्षण द्वितीय है ये कब किया गया, तो ये दोस्तों 11 मई 1998 को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है, तो ये दोस्तों नासा का है और नासा ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया, तो ये दोस्तों बुध ग्रह से संबंधित जो है सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित मानव वायुयान कौन सा है, तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित मानव वायुयान जो है ये है रुस्तम फर्स्ट। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है, तो ये दोस्तों मंगल ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्पुतनिक फर्स्ट जो कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह है, यानी विश्व का पहला सफल प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है, तो ये है स्पुतनिक फर्स्ट। और ये कब लॉन्च किया गया, 4 अक्टूबर 1957 को। किस के द्वारा, तो सोवियत संघ के द्वारा निर्मित ये विश्व का पहला प्रक्षेपित उपग्रह है। अगला पॉइंट कर रहा है कि नासा की जो जेट प्रणोदन प्रयोगशाला है ये दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कई बार दोस्तों ये पूछा गया है कहाँ स्थित है, की स्थापना कब की गई, तो ये स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से प्रक्षेपित किया गया, तो सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया, वो दोस्तों वाइकोनूर से जो है प्रक्षेपित किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल में दोस्तों ये स्थित है। ये पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरल। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान को फैट बॉय का नाम दिया गया, तो ये दिया गया है GSLV MK3 को फैट बॉय का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है कर्क एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र, जिसे उष्णकटिबंधीय के नाम से जाना जाता है, में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मेघाट्रॉपिक्स जो कि भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है, इसे इसरो के PSLV C18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि MOM का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है, तो MOM का पूरा नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका नाम रखा गया है, फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट है कि चंद्रयान जो 2 है ये किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो चंद्रयान 2 जो है ये GSLV Mark 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला ये कौन सी है, तो ये दोस्तों है एस्ट्रोसैट जो है ये वेधशाला है, एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एस्ट्रोसैट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है, यानी एस्ट्रोसैट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है, तो ये दोस्तों नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था, तो ये दोस्तों प्लूटो का किया गया था, यानी इसका जो है सही है प्लूटो। अगला पॉइंट कह रहा है कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि गोल्डीलॉक्स जो जोन है वो बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला जो
प्रायोगिक संचार उपग्रह वो कौन सा है? तो वो दोस्तों एप्पल है, जो कि एप्पल को प्रक्षेपित किया गया था 1981 में, 1981 में प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रयान फर्स्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो चंद्रयान फर्स्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का दोस्तों 6वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आई इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? तो आई इन द स्काई के नाम से फोटोसैट उपग्रह प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो मंगलयान दोस्तों PSLV 25 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र है? तो संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला दोस्तों ये 4था राष्ट्र बन गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विश्व के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल, इनको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके वन लाइनर बन सकते हैं, मैचिंग वाले भी बन सकते हैं। और कह रहा है कि श्रीहरिकोटा जो लॉन्चिंग स्टेशन है ये आपके आंध्र प्रदेश जो कि भारत में स्थित है, और आस्ट्राखान लॉन्चिंग स्टेशन ये रूस में है, और प्लेस्टक कॉस्मोड्रोम जो है ये आपका रूस में है। केप कैनावेरल ये पूछ सकता है, तो ये फ्लोरिडा USA में स्थित है। कैनेडी स्पेस जो सेंटर है ये मैरिस आइसलैंड फ्लोरिडा USA में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कौरी स्पेस सेंटर है ये फ्रेंच गुआना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और पामाचिम एयरबेस जो अंतरिक्ष स्पेस है वो इजराइल में स्थित है। उचिनौरा स्पेस सेंटर जो है ये कोगोशिमा जापान में स्थित है। यूमेरा दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हमाम शहर स्पेस सेंटर ईरान में स्थित है। बाइकानूर जो स्पेस सेंटर है कजाकिस्तान जो कि पूर्व सोवियत संघ में स्थित है। और अल अनवर जो स्पेस सेंटर है इराक में स्थित है। और जिडकवान स्पेस लॉन्च सेंटर ये चाइना में स्थित है। आगे हम लोग थोड़ा और देखते हैं, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। कह रहा है कि रोसेटा नामक जो अंतरिक्ष यान है ये विश्व के किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये दोस्तों यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह किसे माना जाता है? भारत का पहला जो रक्षा उपग्रह है वो TES को माना जाता है, यानी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट को माना जा रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मंगल ग्रह के उल्कापिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों ALH 84001। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है भुवन क्या है? ये इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि भुवन क्या है? तो ये इसरो द्वारा विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर है। अगला पॉइंट है कि बाहरी अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये थे एलेक्सी लियोनोव थे, जो कि 18 मार्च 1995 को ये अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि नासा की जो जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है वो कहाँ स्थित है? तो ये पासाडेना कैलिफोर्निया में दोस्तों स्थित है। अगला पॉइंट है कि इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायान केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया? ये अगरतला जो कि त्रिपुरा राज्य में है, यहाँ स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि थुम्बा में जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है इसकी स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है? तो ये दोस्तों थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर जो है स्थित है। थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों के द्वारा मिल करके किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि चीन की नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है? तो चीन की नेविगेशन प्रणाली का नाम दोस्तों बेइडू है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है और ये कह रहा है कि सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? तो ये दोस्तों आर्यभट्ट है, जो कि 1975 में पहली बार जो है प्रक्षेपित किया गया था।
भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई है दोस्तों कुरुक्षेत्र में, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में विश्व के कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं? तो दोस्तों अमेरिका ने भेजा है, रूस ने भेजा, जापान, चीन, यूरोपियन स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी ने तथा भारत ने भेजा है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जो जनक माना जाता है वो विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि GSLV मार्क सेकेंड, GSLV मार्क द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे नॉटी बॉय के नाम से दोस्तों जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल जो कि नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है? तो ये दोस्तों इजराइल। किस देश के सहयोग से? तो भारत ने इजराइल के सहयोग से बराक 8 मिसाइल जो है विकसित की है। अब आखिरी और लास्ट पॉइंट है कि अंतरिक्ष केंद्र हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसमें जो है अंतरिक्ष केंद्र जो है केंद्र और स्थान, जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? ये बंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और अगला जो है हम लोग देखते हैं कि अगला कह रहा है कि सार केंद्र कहाँ स्थित है? ये हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्रुव प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम बंगलोर और तमिलनाडु महेंद्रगिरी में इस केंद्र की प्रमुख शाखाएं हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इसरो टेलीमेट्री निगरानी एंड नियंत्रण नेटवर्क ये कहाँ स्थित है? ये बंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। भू केंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बंगलोर, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस में इसकी उप शाखाएं हैं। अगला पॉइंट कह रहा है और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद एवं प्रमुख जो इसका केंद्र है वो बालानगर में है, यानी मेन हैदराबाद में है और इसका जो और केंद्र है वो बालानगर में स्थित है। तो दोस्तों जो पर्यावरण और प्रौद्योगिकी की जो ये आपकी एक लेक्चर हो गया, एक लेक्चर और इसका आना है, तो हम लोग बेसिक पूरा देख लेंगे। बाकी यहाँ से अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बनते हैं तो बेसिक से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और 2-3 क्वेश्चन आपको करंट से देखने को मिलते हैं। लगभग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कोई भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके बेसिक और 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट से मिलते हैं। तो दोस्तों एक लेक्चर ये हो गया, एक लेक्चर और इसका आना, उसके बाद हम लोग जो है हिस्ट्री शुरू करेंगे NCERT वन लाइनर सार संग्रह का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर उन्हीं लोगों के साथ करें दोस्तों जिससे हम मेहनत कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का जो है अच्छा रिस्पांस जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो आप उन्हीं के साथ शेयर करें जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और सबकी और जो है जो आपका कंप्लीट है, जैसे NCERT आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, NCERT वन लाइनर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है, पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट है और साइंस कंप्लीट है। इसकी सब प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। जो लोग देखना चाहें वो प्लेलिस्ट पे जा करके चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन हल करते हैं तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।